नमस्कार दोस्तों। अपनी ज़िंदगी के किसी भी कोने को उठा के देख लो, कोई ना कोई टाटा की कंपनी तो बीच में आ ही जाती है। जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो टाटा मोटर्स बहुत सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप किसी फ्लाइट में जाते हैं तो विस्तारा एयरलाइंस, और अब तो एयर इंडिया भी टाटा की ही है। या फिर किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो ताज होटल, या फिर अगर आपको कपड़े पहनने तो वेस्ट साइड, ये भी टाटा की कंपनी है। अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो तनिष्क ज्वेलर्स, अगर आपको चाय पीनी है तो टाटा टी या फिर सोल्ट, टाटा सोल्ट। आप यकीन नहीं करोगे कि 200 से ज़्यादा कंपनी टाटा के अंदर आती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा की कंपनी इतनी पॉपुलर और सक्सेसफुल कैसे, क्योंकि ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इसको होने में 200 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। तो चलिए जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली के बारे में। Group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate of people. ये कहानी 1822 में स्टार्ट होती है, आज से लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पहले। गुजरात के एक गांव में पारसी प्रीस्ट के घरों में एक लड़के का जन्म होता है, नस्लवान जी टाटा। बचपन से ही बहुत रेस्टलेस रहे थे कि इन्हें कुछ बड़ा करना है, और एक गांव के अकेले आदमी थे जो सोचते थे कि गांव से बाहर जाके कुछ बड़ा करेंगे। ये 20 साल की उम्र में अपने गांव से मुंबई जा पहुंचे, नए बिजनेस शुरू करने की तलाश में। आजकल ये बात कॉमन है कि कोई आदमी बिजनेस शुरू करने के लिए मुंबई या फिर और बड़े शहरों में चला जाता है, लेकिन क्योंकि उनके साथ एक बीवी और एक बच्चा भी था, उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन थी, तो उनकी शादी जल्दी हो गई थी। जब वो मुंबई शिफ्ट हुए तो वो कॉटन ट्रेड से बहुत आकर्षित हुए, और देखते ही देखते उन्होंने अपना एक कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू कर दिया। जो पैसे आते थे वो उन्होंने अपने बेटे की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें उस टाइम की उन्हें बेस्ट एजुकेशन दी, और जो कि उस टाइम इंग्लिश सीखना था। जब उनके बेटे जमशेद जी टाटा 18-19 साल के हुए, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, तो उन्हें बिजनेस की समझ होने लग गई। नस्लवान जी टाटा ने डिसाइड किया कि उन्हें बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेजते। आजकल ये कॉमन है कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए दूसरे देश भेजता है, लेकिन ये साल था 1859 का। अभी भी एयर ट्रेवल इन्वेंट होने में 55 ईयर्स बचे हुए थे, तो उस टाइम पर शिप से बहुत लंबा सफ़र ट्रेवल करना होता। और ये जमशेद जी टाटा के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास भी एक बीवी और एक बच्चा था। उन्होंने अपने 65 ईयर्स की लाइफ स्पैन में 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में काम किया। उस टाइम पर वो बहुत सारे कॉटन एक्सपोर्ट के मालिक बन चुके थे, और इसके साथ इन्होंने इंडिया की फर्स्ट स्टील फैक्ट्री स्टार्ट करी, फर्स्ट 5 स्टार होटल टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस टाइम पर बिजली आना किसी होटल में कॉमन चीज़ नहीं थी। और ये था मुंबई का फेमस ताजमहल होटल, जो आज भी ताज होटल से जाना जाता है। जब 1804 में जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, तो उन्होंने अपने पीछे एक लेगेसी बिल्ड कर दी थी। आजकल भी हर गली गली में लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने एथिक्स और प्रिंसिपल के ऊपर लेगेसी बिल्ड करी। 1804 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉटन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का सोच लिया था। और जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो नई नई एक्सपीरियंस का भी सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो वर्कर आते थे वो बहुत लेजी थे। वो छोटा छोटा बहाना ढूंढते थे एब्सेंट होने का, और कभी वहाँ पर 100% अटेंडेंस नहीं हो पाई। आमतौर पर कोई बॉस क्या करता है, उनको डराता है, धमकाता कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें फायर कर दूंगा या फिर तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया। वो यह रीज़न देख रहे थे कि इतने लेजी क्यों हैं और उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, और इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उस टाइम पर पास किया जनरल प्रोविडेंट फंड टू एंश्योर एवरी वर्कर और लेबर गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और या फिर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी कॉस्ट भी कंपनी ही रिकवर करेगी। उन्होंने फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज भी लागू किए, जिनमें सब वर्कर का एक बॉन्ड बन गया आपस में, और कम्युनिटी फीलिंग भी वहाँ पर फॉर्म हुई। ये आजकल कॉमन है, लेकिन उस टाइम पर बाकी किसी कंपनी या फिर बाकी देशों के लेबर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी, और इन चीज़ों पर उन्होंने खुद से ही खर्चा किया था। 1861 में जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुई, तो इसमें इनडायरेक्टली जमशेद जी टाटा का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि जो कॉटन अमेरिका से इंग्लैंड लेता था उसका एक्सपोर्ट बिल्कुल रुक गया था।
और जमशेदजी टाटा ने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और इंग्लैंड के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था कॉटन लेने का, तो उन्होंने इंग्लैंड वालों ने इंडिया से ही कॉटन लेने का फैसला किया। जमशेदजी टाटा ने तो अपनी तरफ से दाम 2x कर दिए थे कॉटन के और इसी दौरान उन्होंने इंग्लैंड में भी अपना ऑफिस सेटअप कर दिया। 4 साल तक उनका बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हुई तो इंग्लैंड वापस से जब अमेरिका से कॉटन लेने लगा तो इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट बिल्कुल रुक ही गया था। जब टाटा ग्रुप भी लॉस में जाने लगा था, जब इन्वेस्टर बोलने लगे कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दो, तो जमशेदजी टाटा ने थोड़ा टाइम मांगा। उन्होंने इनकी ऑनेस्टी देखकर उन्हें टाइम दिया और उन्हें काम करने दिया, लेकिन एक कंडीशन थी कि उन्हें अपनी कंपनी में 20 पाउंड्स की मंथली सैलरी पर काम करना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत बेइज्जती वाली बात थी कि अपनी कंपनी के ओनर होकर खुद ही फिक्स्ड सैलरी पर काम करें। दिस शोड डेडिकेशन टू हिज वर्क। और पता है क्या दोस्तों, उनके पापा भी ऐसे ही थे। जब उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था तो उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था। इस सिचुएशन में दोनों डिसीजन सही थे और नसलवान जी टाटा और जमशेदजी टाटा ने अपने बिजनेस की रेपुटेशन बचाई और कंपनी को सेव कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी आदमी के पास स्किल्स हो, डेडिकेशन और पैशन हो अपने वर्क के ऊपर, तो उसकी सक्सेस चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जमशेदजी टाटा के पास बहुत सारे ड्रीम्स थे जो उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी थे, जैसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट खोलना या फिर 5 स्टार होटल खरीदना जिसमें हर रंग के लोग आ सके और एक साथ खाना खा, क्योंकि उस टाइम पर रेसिज्म बहुत था। वो अपनी लाइफ स्पैन में ये होटल खोल पाए, लेकिन अपने देहांत से पहले उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट पर भी काम चालू कर दिया था। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इंश्योर किया कि ये उनके बाद ये सारे प्रोजेक्ट संभालेंगे और कंप्लीट करेंगे। 1910 में उनका स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुआ और शुरू हो गया। और इसी के अराउंड जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा स्टील चाहिए था वेपन्स और टैंक्स बनाने के लिए, तो उन्होंने स्टील टाटा स्टील से ही लिया, क्योंकि उस टाइम पर टाटा स्टील इंडिया का बिगेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर बन गया था और उन्होंने इससे वेपन्स बनाए, टैंक्स बनाए और रेलवे ट्रैक्स बनाए। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने एक फेमस स्टेटमेंट बोली थी कि टाटा स्टील सेव्ड अस, क्योंकि उस स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। क्योंकि जब बॉम्ब्स उन टैंक्स पे गिरते थे तो उन टैंक्स पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। इससे टाटा स्टील को और भी पॉपुलैरिटी मिली। 1914 में टाटा ग्रुप के अंदर 14 से भी ज़्यादा कंपनी आ गई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1938 तक दोराबजी टाटा ने अपनी कंपनी संभाली, लेकिन फिर उसके बाद उनके एक दूर के कज़न जहांगीर रतनजी टाटा, जो अभी JRD टाटा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कंपनी टेक ओवर कर ली। ये भी उत्साह से भरे हुए नौजवान थे जिनके बड़े बड़े सपने थे और ये फ्रांस में बोर्न हुए थे। वो इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे और उन्हें प्लेन उड़ाने का पैशन था। इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना करी, जो रीनेम होकर एयर इंडिया हो गई। अभी तक की कहानी तो इंडिपेंडेंस से पहले की थी। फिर 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और तब सोशलिज्म का ज़माना था, तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद और इंडिया के और भी कई लीडर्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे। और इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज भी सोशलिस्ट ही थी। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसीजन लिया कि सारे इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस नेशनलाइज कर देंगे और फिर गवर्नमेंट उनको हैंडल करेगी। लेकिन ये टाटा ग्रुप के लिए बैड न्यूज़ थी और टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज्ड कर दिया गया। JRD टाटा को भी ये सुन के अच्छा नहीं लगा और उनका ये मानना था शुरू से कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं, नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। फिर नेशनलिज्म के बाद नेहरू ने JRD टाटा को ऑफर किया कि एयर इंडिया को वो लीड करें और JRD टाटा ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और यही रीज़न था कि 1970 और 80s में एयर इंडिया वर्ल्ड में सबसे प्रेस्टिजियस एयरलाइंस मानी जाती थी। फिर बाद में उन्होंने और सेक्टर्स में भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। फिर टाटा मोटर्स का फर्स्ट प्रोडक्ट था कि रेलवे पे चलने वाली पहली लोकोमोशन इंजन बनाना। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी इस्टेब्लिश, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता था। और आज TCS इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर इंडियन रेलवे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टाटा सोल्ट और टाटा कैंसर एंड रिसर्च सेंटर भी इस्टेब्लिश हुआ। JRD टाटा 52 ईयर्स तक चेयरमैन रहे टाटा ग्रुप के और अब तक टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज आ गई थी। 1969 में फिर गवर्नमेंट ने मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट भी
पास किया तो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर टाटा कंपनी के ऊपर प्रभाव पड़ा। और उस लॉ का ये पर्पस था कि कोई कंपनी किसी सेक्टर में इतनी बड़ी भी ना हो जाए कि उस कंपनी की सेक्टर में पूरी मोनोपोली हो जाए और सारा मार्केट शेयर उस कंपनी के ऊपर ही चला जाए। लॉ पास होने के बाद JRD टाटा की सुपरविजन के अंदर टाटा ग्रुप ने फिर भी ग्रोथ कंटिन्यू रखी। कैसे? जब टाटा ग्रुप के अंदर ज़्यादा सब्सिडरी थी तो टाटा ग्रुप अपनी ओनरशिप को कम किए जा रहे थे, लेकिन ये अप्रोच टाटा ग्रुप के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि जब दूसरे लोग टाटा की कंपनी की ओनरशिप ले रहे थे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को जो रेडियो मैन्युफैक्चर करता था 1938 में, 1971 में उनका मार्केट शेयर 2% पे आ गिरा, जो किसी टाइम पे 20% हुआ करता था। अब अगर नेल्को की ही बात करें तो जमशेदजी टाटा के पोते ने इस कंपनी को ट्रैक पे लाया और ये इंसान थे रतन टाटा। ये 1962 से बिजनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर 1971 में उनको नेल्को का असाइनमेंट मिला। रतन टाटा ने बोला कि ज़्यादा रेडियोस की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद किया और अगर हमें नेल्को को रिवाइव करना है तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। 3 साल के इस टेन्योर में नेल्को टर्न अराउंड हुई और 1975 तक इन्होंने मार्केट शेयर वापस से 20% पे लाके रख दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर इमरजेंसी घोषित हुई और इसका असर नेल्को के बिजनेस पे पड़ा और वो शट डाउन हो गया। और कुछ ऐसी ही कहानी है नागपुर के उस मिल की जो जमशेदजी टाटा ने सेटअप किया था। उसको भी रिवाइव करने के लिए रतन टाटा को अपॉर्चुनिटी दे दी गई थी, लेकिन सक्सेसफुल होने से ये थोड़ा सा बच गया था। यहाँ तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने रतन टाटा की कैपेबिलिटीज को देखा। इसी वजह से 1991 में उन्हें JRD टाटा का सक्सेसर इंट्रोड्यूस किया गया और बना दिया गया टाटा ग्रुप का चेयरमैन। 1991 में जब इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनस्टेबल हो गई थी तो मनमोहन सिंह ने इंडिया को लिबरलाइज करने का सोचा और इंडिया की मार्केट को दूसरे देशों के लिए ओपन कर दिया। ये उस टाइम पर ओनली ऑप्शन था इंडिया को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए। ऐसा देख रतन टाटा ने उल्टा किया उसका जो JRD टाटा ने किया था। उन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ा दिया टाटा ग्रुप की सब्सिडरीज से। ये इसलिए किया था कि कोई फॉरेन कंपनी टाटा ग्रुप को खरीद ना ले, और इस टाइम पीरियड में टाटा ग्रुप स्टेबल रहा और इतना ग्रो हो गया कि फॉरेन कंपनीज को भी उसने खरीदना शुरू कर दी। इंग्लैंड में टेटली टी कंपनी जो 12 बिलियन में खरीदी, यूरोप में कोरस स्टील कंपनी जो 11.3 बिलियन में खरीदी। ऐसी ही कहानी है जैगवार और लैंड रोवर की। जब इस कंपनी को बेचने की बात कर रहे थे तो उनके वर्कर खुद कह रहे थे कि हम चाहते कि इस कंपनी को टाटा ग्रुप खरीदे। इतने सारे लग्जरी ब्रांड खरीदने के बाद भी टाटा ग्रुप ने अपने रूट लेवल कस्टमर्स को नहीं। 2003 नवंबर में रतन टाटा ने देखा कि एक फैमिली बाइक से ट्रैवल कर रही है बारिश के मौसम में और उस बाइक के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं और सारे के सारे अनकंफर्टेबल है। तो उसी के 5 साल बाद रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च करी और उसी टाइम पर उन्होंने ये स्टोरी बताई थी। उनकी फिलॉसफी थी सोशल अपलिफ्टमेंट करना और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी गाड़ी खरीद सकें, और वो सिर्फ 1 लाख की थी, दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार। लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत खराब थी। उसको ऐसे दिखाया गया था कि ये बहुत सस्ती गाड़ी है और सबसे अफोर्डेबल कार है, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने लोगों का परसेप्शन नहीं सोचा और सोशल रीजंस की वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्योंकि अगर कोई उस गाड़ी को खरीदे तो आसपास के उसके नेबर्स सोचे कि कितना चीप आदमी सबसे अफोर्डेबल कार खरीद रहा है। उस टाइम पर इन्होंने और भी इंस्टीट्यूशन खोले जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और मैं जिस कॉटन मिल की बात कर रहा था उसका नाम था एम्प्रेस मिल, जो क्वीन विक्टोरिया के नाम के ऊपर सजेस्ट किया। ताज होटल में भी कोई टाटा का नाम नहीं था वो, और जमशेदपुर जो जमशेदजी टाटा के नाम के ऊपर रखा गया वो उन्होंने अपने आप नहीं रखा, लेकिन ब्रिटिश वायसरॉय ने रखा।